नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 सितंबर 2022 के जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि देखो कोविड जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि लोगों ने अब मास्क लगाना बंद कर दिया है। लगभग पेंडेमिक ख़त्म हो गया है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से हम एंड कंसिडर कर सकते हैं। देखो, पेंडेमिक का मतलब पूरी दुनिया में फैलना, फिर एंडेमिक का मतलब लोकल एरियाज में कन्फाइन हो जाना। तो अभी पेंडेमिक जो है वो एंडेमिक की तरफ स्विच तो कर रहा है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आगे कोई फ्यूचर में आउटब्रेक नहीं होगा, राइट। तो एंडेमिक का मतलब लोकल एरियाज में आउटब्रेक हो जाए, ठीक है, पर्टिकुलर कोई लोकेलिटी में, ओके। और पेंडेमिक का मतलब आप जानते हो। तो कोविड जो है वो बहुत हद तक तो कन्फाइन हो चुका है। आर नंबर है वो कंट्रोल में है। आर नंबर का मतलब रिप्रोडक्टिव नंबर। एक बंदे के अंदर अगर कोविड इन्फेक्शन होता है ना, तो वो कितने दूसरे और लोगों को इन्फेक्ट करता है, वही आर नंबर होता है। तो वो कि कोविड-19 की बहुत ज़्यादा थी, है ना। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया था लगभग 2022 के इनिशियल स्टेज की अगर बात करें, जनवरी के लगभग, है ना, उसके बाद में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं आया जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा हो। बाकी अंडर कंट्रोल रहने वाला इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है। इसके अलावा देखा जाए, ओमिक्रॉन वेरिएंट 10 महीने पहले आया था, उसके बाद में कोई इतना डिजास्टरस म्यूटेशन आया नहीं। वैसे तो ओमिक्रॉन का भी अगर देखा जाए ना, तो हॉस्पिटलाइजेशन डेथ रेट ये इतनी ज़्यादा थी नहीं जितना कि डेल्टा की थी, ठीक है, इंडिया की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो। बाकी देखा जाए तो सार्स कोव 2 के हिसाब से जब से आउटब्रेक हुआ है, तब से ओमिक्रॉन वेरिएंट डेवलप हुआ है ना, तब तक इसकी जो फाइलोजेनेटिक ट्री, दैट मीन्स जो एक वंशावली है पूरी, कि सार्स कोव 2 स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में अल्फा, फिर उसके बाद में डेल्टा और कई वेरिएंट आए थे, ठीक है, ओमिक्रॉन लास्ट में रहा ही फिर। तो कुल मिलाकर के इसमें जो ओरिजिन था सार्स कोव 2 का, उसको ओमिक्रॉन के साथ अगर रिलेशन में निकाले तो बहुत दूर की रिश्तेदारी हो गई इनके बीच में, क्योंकि म्यूटेशन होता चला गया ज्योग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। और अलग अलग रेशियल जो भी इंडिविजुअल्स थे उनको इन्फेक्शन किया तो उसका असर भी पड़ा, ठीक है। तो वेरिएंट बहुत सारे क्रिएट हो गए। अभी ओमिक्रॉन के बाद में BA.1, 0.2, 0.4, 0.5 ये वेरिएंट भी आए, पर ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले वेरिएंट नहीं निकले। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट रिलीज़ किए गए कि हाँ जी, कोविड जो है वो अब ख़त्म हो गया, पर ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है, रिवर्स जूनोसिस हो सकता है। हमने क्या देखा कि वायरस का जो इन्फेक्शन है, एक तो थ्योरी ये निकाली गई थी कि लेबोरेटरी से लीकेज हुआ था चाइना की। एक थ्योरी ये थी कि माइन से इन्फेक्शन हुआ था, जो चमगादड़ बैट्स हैं उनसे फैला था ये। ऐसा इस तरीके की थ्योरीज आई थी अलग अलग। बोला पहले जानवरों में आया, जानवरों से फिर इंसानों में आ गया, तो वो जूनोटिक डिजीज़ बोल दिया जाता है। पर अभी ये बताया जा रहा है कि अभी एविडेंसेस कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि सार्स कोव 2, दैट मीन्स कोविड-19 जो है वो अब जानवरों में इन्फेक्ट करके जानवरों में रिजर्वायर ढूंढ चुका है, ठीक है ना, वहाँ पे सेटल्ड है। आने वाले टाइम पर जैसे हाउस होल्ड रॉडेंट्स हैं, जैसे चूहे हैं, बिल्लियाँ हैं, कुछ भी मान लो, उनमें बोला सेटल हो गया और फिर कल को ना वापस आ सकता है ये निकल के, ओके। तो ये चीज़ है कि भाई दोबारा से कोविड आउटब्रेक हो, इसको हम बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और फिर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो नुकसान जो है हमारे देश में वो मेन या फिर रिस्क है वो किसको है, जिसको कोई ऑलरेडी बीमारी हो, कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित कोई इंडिविजुअल है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, पहले से कोई बीमारी चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्राउड प्लेस पे जाओ तो खुद की प्रोटेक्शन खुद इंश्योर करो, ये चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। और वैक्सीन की बात करें तो पैन सर्ब को वायरस वैक्सीन ये डेवलप करने पे फोकस किया जा रहा है। सर्ब को वायरस का मतलब कि सार्स को एंड सार्स को 2 इनका एक सब जीनस तैयार किया जाए, जैसे एक तरीके की लेबोरेटरी टेस्टिंग करवा लें, और ये इस तरीके से वैक्सीन तैयार किए जाएं कि आने वाले 2-3 सालों में किस किस वेरिएंट की इन्फेक्शन हमारे फैल सकती है। तो उसके हिसाब से कहते हैं ना, इंटरपोलेशन करके, ठीक है, प्रोजेक्ट करके फिर बाद में उसके हिसाब से डिज़ाइन करना। नहीं, आपको पता है कि जो वैक्सीन आज के 2 साल पहले बना था वो आज इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। फ़र्क क्या है, वेरिएंट चेंज हो गया ना म्यूटेशन होने की वजह से। तो उसके हिसाब से ही क्या है कि आने वाले 2-3 साल 4 साल के बीच में अगर कोई फिर से इन्फेक्शन आता है तो उसको टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए, वैक्सीन की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो वैक्सीन कैसा होना चाहिए, पैन
सर्ब को वायरस वैक्सीन, इसका मतलब एक एवोल्यूशनरी वैक्सीन होना चाहिए जो कि आने वाले वेरिएंट्स को भी टैकल कर सके, ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही है। बाकी वायरस जो है वो मोर और लेस सेटल तो हो गया है। देखो वायरस ने भी एडजस्ट कर लिया है हमारे शरीरों के साथ में कि हाँ भाई, क्योंकि शुरू शुरू में वायरस आया था बहुत वायलेंट था, और वो वायलेंट आउटब्रेक जो था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में वायरस ने खुद को भी एडजस्ट कर लिया कि भाई ऐसे तो मेरा भी सर्वाइवल नहीं है। कारण क्योंकि वायरस जो है वो क्या ढूंढ रहा है, घर ही तो ढूंढता है हमारी बॉडी में। अगर हमारे घर खुद के घर में ही तोड़ फोड़ करेगा तो सर्वाइवल कैसे होगा, है कि नहीं। तो उस तरीके से वो मैनेजमेंट चलता है, आगे चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सुरजापुरी बीजक। ये देख सकते हो आप, सुरजापुरी यहाँ पे चलती है, बीजक ये दो डायलेक्ट्स हैं ना बिहार में चलने वाले। तो इनमें देखा जाए तो हिंदी और उर्दू एकेडमीज जिस तरीके से डेवलप हुई है ना, उसी तरीके से सुरजापुरी बीजक को भी डेवलप करने की बात की जाए। मतलब बिहार की ये डायलेक्ट बोली है, इसको प्रमोशन देना चाहती है सरकार बिहार की। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुरजापुरी के बारे में जानते हैं। ये मेनली बिहार के सीमांचल वाले एरिया में बोली जाती है, किशनगंज और इधर जो वेस्ट बंगाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अरिया, ये वाले एरिया में। ठीक है, बंगला, उर्दू, हिंदी इनका मिक्स है ये लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज तो क्या है, डायलेक्ट, बोली है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट तो है नहीं, लिखी तो जाती नहीं है इस तरीके से। सुरजापुरी जो है वो सुरजापुर परगना, जो कि आज के टाइम पे नहीं है, पहले हुआ करता था, अब तो डिस्ट्रिक्ट्स में बाइफर्केशन होकर के अलग ही हो गया वो, तो वहाँ से ओरिजिनेटेड है। मैप हमने देख लिया। सुरजापुरी की बात करें तो स्पेसिफिकली किसी रिलीजन से तो एसोसिएटेड है नहीं। बाकी देखा जाए तो सुरजापुरी लैंग्वेज को ज़्यादातर कौन प्रेफर करता है, मुस्लिम्स बिहार में जो रहते हैं। ठीक है, किशनगंज जहाँ पे मेनली कन्फाइंड है सुरजापुरी स्पीकर्स, उनमें से 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, बीजक की बात करें या बज्जिका, सॉरी बीजक क्यों बोल रहा हूँ, बज्जिका। ओके, बज्जिका की बात करें तो ये 5 डायलेक्ट्स हैं बिहार के, उनमें से एक है। ठीक है, जैसे भोजपुरी, मैथिली ये है ही, तो इनमें से एक है बज्जिका, जो कि वैशाली, मुजफ्फरपुर इस वाले एरिया में बोली जाती है। बज्जिका की बात करें तो ज़्यादा इतनी फेमस नहीं है जितनी कि भोजपुरी और मैथिली है, पर फिर भी बज्जिका को भी प्रमोट करना चाहती है बिहार की सरकार। ठीक है, कारण क्या है प्रमोशन की, ठीक है, बज्जिका और सुरजापुरी को प्रमोट करने की। देखो सीधी सी बात है, 8 एकेडमीज ऑपरेट होती हैं वहाँ पे बिहार में। ठीक है, फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें जो लैंग्वेज को प्रिजर्व, प्रमोट, प्रोटेक्ट, रिसर्च, इनको प्रमोट करने वाला काम करते हैं। 8 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, इसके आगे। तो ये जो 8 एकेडमीज चल रही है ना, फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही, बांग्ला एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। तो ये 8 तो बिहार में चल रही है। अब 2 और लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स को पिक किया गया है जिन पे और फोकस किया जाएगा, जिनमें एक तो बज्जिका, एक हो गई सुरजापुरी। तो ये जरूर याद रख लेना आप, ठीक है ना। इसमें रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, लैंग्वेज को प्रमोट करना, लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, वो सारी चीज़ें टारगेट है यहाँ पे। और बाकी मेन फोकस जो है वो पॉलिटिक्स पे है। वो ये कि बिहार में आपको पता है अभी अभी सत्ता पलटी है। ठीक है, बीजेपी जेडीयू अलायंस था, वो टूट करके अब जेडीयू आरजेडी अलायंस हो गया है। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ के लोगों को राजी करने का तैयारी, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कुर्मी कम्युनिटी। देखो जिस तरीके से यादव्स होता है ना, उसी तरीके से कुर्मी कम्युनिटी भी होती है, पर उनके सरनेम्स बड़े वेरिएंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे पटेल, वर्मा, सचान, गंगवार, कटियार, ये अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है, तो ये भी, इनको भी राजी करने की कोशिशें की जा रही है। और कुर्मी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार खुद, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है अभी फिलहाल। तो पॉलिटिक्स के चलते चलो कल्चर को भी प्रमोशन मिल रही है, अच्छी बात है। तो ये आपको याद रख लेना है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है सुरजापुरी और बज्जिका, ये डायलेक्ट्स कहाँ के हैं, कहाँ एसोसिएटेड है, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया। ये वाला एरिया सुरजापुरी, ये बज्जिका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दाऊदी बोहराज जो होते हैं, उनमें एक्स कम्युनिकेशन का जो ट्रेंड है या फिर जो प्रैक्टिस होती है, उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई थी कि भाई एक्स कम्युनिकेशन की जो प्रैक्टिस है उसको बंद कर देनी चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर प्रॉपर ओपिनियन देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी कौन सी है। देखो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की बात करें तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि शिया सेक्ट से एसोसिएटेड है, शिया सुन्नी, आपको पता होगा। और स्टार्ट कब हुई थी, आज से लगभग 400 साल पहले स्टार्ट हुई थी ये इंडिया में।
और इसको लीडर कौन थे जिन्होंने स्टार्ट की थी ये कम्युनिटी का, मतलब एक तरीके से इस ट्रेंड को स्टार्ट करने वाले, वो थे अल दाई अल मुतलाक। ठीक है, और अभी तक लगभग 53 लीडर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, जिनमें अभी लेटेस्ट जो है करंट वो है डॉक्टर सैदना मुफादल सिफुद्दीन। ठीक है, ये अभी इनके लीडर हैं जो कि अभी इंडिया में बेस्ड ही हैं। कम्युनिटी की पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 1 मिलियन 10 लाख के लगभग पॉपुलेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड। ओके, कम्युनिटी में लीडर हैं वो देखो अधिकार डिसाइड करते हैं, कम्युनिटी में लीडर को अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो वो एक्स कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो यही डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई किसको कम्युनिटी से दखल मतलब बाहर निकाल देना है। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेंबरशिप को टर्मिनेट कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में इस एक्स कम्युनिकेशन वाला जो मुद्दा आया था दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का, इसको ये बोला था कि बोले ये एब्सोल्यूट नहीं है ना ही आर्बिट्रेरी है, इसको आप एब्सोल्यूट नहीं है आर्बिट्रेरी है। दैट मीन्स इसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्स कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में, उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अगर कम्युनिटी के लीडरशिप के अकॉर्डिंग या फिर जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करता है तो उस इंडिविजुअल को लीडर वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा कम्युनिटी से। बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की जो प्लेसेस हैं कॉमन प्लेसेस, ठीक है, उनको एक्सेस करने से मना कर दिया जाएगा, जहाँ एक तरीके से समाज से बहिष्कृत करने को एक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि एक्स कम्युनिकेशन को लेकर के 1962 में भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई कि हाँ जी जो कह दिया वो फाइनल ही है, केस टू केस डिपेंड करेगा, और इसमें पनिशमेंट के तौर पे आप एक्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप या सेक्शन को आप अपनी कम्युनिटी से बाहर। ठीक है, वहाँ पर वो एक तरीके से आप अपनी कल्चर को और इनको प्रमोट करने के लिए अगर यूज़ करते हो तो बात अलग है, बाकी एक्स कम्युनिकेट किसी को पनिश करने के लिए करते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में बिल्कुल मना किया था। पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनली इसको बिल्कुल वायलेटिव नहीं कंसिडर किया था 1962 में, और इस एक्स कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस है, पावर है, इसको एज इट इज़ जो दो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनके हाथों में छोड़ दिया कि बोला आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे। और जिसको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाता है वो मॉस्क में जाकर के या कम्युनिटी प्लेसेस पे जाकर के पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सिमेट्रीज होती हैं वहाँ पर जाकर के अपन कब्रिस्तान में बरी नहीं कर सकते हैं डेड बॉडीज़ को, वो सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी। ठीक है, और ये चीज़ डिसाइड कौन करता है, लीडर। ओके, अब आप देखो इसके पीछे क्या कोई कानून आया, कुछ था कि नहीं। देखो पहले एक कानून आया था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1949। इस एक्ट में एक तो ये बोला गया था कि एक्स कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा मनमाने तौर पर एक्सरसाइज की जाती है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा। इसमें यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सा है, आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 ये प्रोविज़न डालते हैं कि भाई सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का, राइट टू रिलीजन। ठीक है, वो अपनी खुद की प्रैक्टिसेज अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकता है। ओके, और प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात भी की गई है कि जब तक एक इंडिविजुअल अपने खुद के लिमिट्स में रहते हुए, रीजनेबल लिमिट्स जो हैं उनमें रहते हुए अपनी पर्सनल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है, तब तक जुडिशरी या स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगा। पर जब वो लिमिट्स क्रॉस कर दी जाए या फिर रिलीजन को फॉलो करवाने के चक्कर में रिलीजियस लीडर्स के द्वारा या फिर रिलीजन को प्रमोट करने वाले लोगों के द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो वहाँ पर स्टेट इंटरवीन करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर है कि एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि वो कैसे अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करे, पर उस केस में अगर एक्स कम्युनिकेशन का जो मुद्दा आप डाल दोगे तो उसकी वजह से तो आप इसका मतलब एक इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि भाई उसकी इच्छा है वो काम करे वो ना करे। पर लीडर्स ने बोल दिया कि फला काम ये करना है, अगर कोई भी नहीं करता हुआ दिखाएगा तो उसको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से आउट कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो बोलिए पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए 1949 में एक्ट जो था वो लाया गया था बॉम्बे में। ठीक है, एक्स कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है 1962 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उस टाइम पे 51st लीडर चल रहे थे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के, सरदार सैदना ताहिर सैफुद्दीन साहिब। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जो एक्स कम्युनिकेशन एक्ट था ना 1949 का बॉम्बे वाला, इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बोले आर्टिकल 25 26 इनका वायलेशन है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इनको प्रमोट करते हैं। तो इस बात को लेकर के देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दी वो सीधी एक ही थी
कि भाई एक इंडिविजुअल को आप पनिश करने के चक्कर में आप अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आप अपनी खुद की डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, ठीक है, प्रिजर्व करना चाहते हो अपनी कल्चर को, इन सारी चीज़ों को, तो वो आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी इंडिविजुअल को पनिश करने के चक्कर से आप मतलब एक तरीके से एक्स कम्युनिकेट करोगे, उसको सोसाइटी से एक्सपेल करोगे, समाज से बहिष्कृत करोगे, तो बोलो वो चीज़ नहीं चलेगी। पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिस्कार्ड नहीं किया था कि चलो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इस बात पे एकदम क्लियर स्टेटमेंट जो था ना वो नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। एक तरफ तो ये कह दिया एब्सोल्यूट नहीं है आपका ये राइट, ठीक है, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से उनको ये बोल दिया कि आप किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकते अपनी कम्युनिटी से, और दूसरा ये भी बोल दिया कि आप अपनी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो उसी 1962 के केस को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाली गई कि एक बार 1962 की जजमेंट को थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया जाए, है ना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 में महाराष्ट्र में एक और एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट। 16 तरीके के डिफरेंट बॉयकॉट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, ठीक है, इस एक्ट में। और प्रोविजन ये था कि सामाजिक तौर पर अगर किसी भी इंडिविजुअल को बाहर निकाला जाए फंडामेंटल राइट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को बॉयकॉट ही कर दिया गया, ठीक है, मान लो इंटरकास्ट मैरिज ही कर ली किसी ने, तो आप उसको समाज से बाहर निकाल दोगे, तो उसको उस चीज़ को रोकने के लिए कानून लाया गया था, ठीक है। उसी चीज़ को अभी इंटरप्रिटेशन में भी लिया जा रहा है कि महाराष्ट्र के 2 एक्ट हो गए, एक तो 1949 वाला, एक 2016 वाला। अब देखने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, उसमें पता पड़ेगा। 16 तरीके की जो सोशल बॉयकॉट्स हैं उनको रोकने की बात की गई है इस 2016 वाले एक्ट में, ठीक है ना। और बॉयकॉट जो है इसको इनह्यूमन कंसिडर किया गया है कि आप कैसे एक इंडिविजुअल को समाज से बहिष्कृत कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो देखो जो कुछ भी होगा टाइम बताएगा। कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, समाज से बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करने के जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये बोहरा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी शिया सेक्ट से एसोसिएटेड है। और बाकी अब सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन आएगा तब देखेंगे। एक्ट्स जो है वो भी हमने देख लिए, और सुप्रीम कोर्ट का 1962 का जो एक तरीके से स्टेटमेंट था वो भी हमने देख लिया। अब उसी को रिव्यू करने की बात की जा रही है। वर्ल्ड पेज पे जो एक्सप्लेन पेज पे हमने आज देख ही लिया, आज का जो हमारा आर्टिकल था डार्ट वाला, ठीक है ना, वो ऑलरेडी 28 सितंबर वाले में वीडियो में डिटेल में देख लिया है, तो यहाँ पर कुछ खास देखने वाली बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो गई, 27 तारीख थी ना कल, ठीक है, 27 तारीख से स्टार्ट हो गई। 3 केसेस पे सुनवाई चल रही है, लाइव स्ट्रीमिंग जिनकी चल रही है। एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को लेकर के चल रही है, एक महाराष्ट्र में जो शिवसेना का क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के, और एक इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो एग्जाम है उसको लेकर के केस चल रहा है, ठीक है। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो प्रोजेक्ट है ये कौन हैंडल कर रहा है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC हैंडल कर रहा है। अब आपको NIC के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। प्लस ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मुद्दा है ना, ये हाईलाइट कब हुआ था? ये 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी स्वाति त्रिपाठी जी के द्वारा। केस का नाम है स्वाति त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसमें उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे उनको डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम करना चाहिए, जिससे कि पब्लिक में कानून से संबंधित अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। इकोनॉमी पेज पे न्यूज़ है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि इंडिया में बनने वाले जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनमें इंडिया का जो हमारा इंडिजीनसली जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है दैट इज़ नाविक, बोले उसको इंटीग्रेट करने की जो बात चल रही है, उसके लिए हमने अभी कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है कि हाँ जी इतने टाइम के बाद में सभी स्मार्टफोन्स में या सारे हैंडसेट्स में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि जिस तरीके से GPS यूज़ करते हैं या रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है ग्लोसनास उसको यूज़ करते हैं, वैसे ही नाविक को भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। बोलो उसके लिए अभी हम डेडलाइन सेट नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटली देखी जाए ना तो नाविक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म 720G 662 और 460, ये स्नैपड्रैगन के बेस पे तैयार मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं। मुद्दा क्या है? नाविक के बारे में हमें पढ़ लेना है, और एक ये भी कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी ये चलते हैं ना, अलग अलग जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स हैं उनकी डिटेल अच्छे से पढ़ लो। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, और सर्च कर लेना UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो उसको। डिस्कशन ये खत्म है। थैंक यू वेरी मच।